आपकी स्क्रीन पे नजर आ जाएगा अभी। सो आई प्रॉब्ली हैव टू यूज दिस डायग्राम, बट मैं ये करूंगा कि इसका एक सिंप्लीफाइड वर्जन बाद में बना लूंगा। सो जस्ट एज अ रिकैप, सिर्फ ये बता दूं कि हमने क्या चीजें डिस्कस कर ली थी और फिर आगे की वर्किंग करा देता हूँ। सो एक सेकेंड ना, ठीक है। तो यार प्रीवियसली हम लोगों ने हेडिंग भी डाल दूं, दो चीजें बाकी हैं हॉल प्रोब की, और फिर आगे थ्योरी करा दूं। तो रिमेंबर यार, हम लोगों ने प्रीवियस वाली क्लास के अंदर रिकग्नाइज हो जाना है तो याद कर लीजिएगा। हम लोगों ने प्रीवियसली ये पढ़ा था कि हॉल प्रोब का फॉर्मूला किया हुआ था। दिस वाज वन वे ऑफ राइटिंग डाउन द फॉर्मूला, B इज इक्वल टू V अपॉन I। इसकी डेरिवेशन भी करी थी इनफैक्ट, टाइम्स NQT। और alternately the same formula can be written as follows. मेरे लिए यार जरा सेकंड वाला फॉर्मूला जो है ना वो ज्यादा सेंसिबल है लिखना। फ्रॉम द लास्ट क्लास यू आल्सो रिकॉल कि मैंने कहा था कि द वोल्टेज रिकॉर्डेड इज समटाइम्स कॉल्ड हॉल वोल्टेज। सिंबल मैं दोबारा लिख लेता हूँ। और आपको आई थिंक याद भी होगा, N टाइम्स Q टाइम्स T, दिस वाज अ कांस्टेंट। ओके, एक पॉइंट फर्दर मेंशन कर दूं फ्रॉम द लास्ट क्लास, ये इंपॉर्टेंट है। Remember that the position of the Hall probe in the magnetic field must be such that the field lines must perpendicularly enter through one face ABCD and exit through the opposite face EFGH। ठीक है, so we did the formula और हमने ये कर लिया था कि the positioning of the Hall probe must be such that the field lines must perpendicularly enter through one face ABCD and they should exit through the opposite face EFGH। Now जो दो चीजें बच गई है ना, उसमें से एक चीज ये है, एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली आता है, सो आई माइट एज वेल मैं डिस्कस कर लूं हाउ टू कंस्ट्रक्ट ग्राफ ऑफ हॉल वोल्टेज अगेंस्ट डिस्टेंस। ठीक है, मैं सिचुएशन बना के दे रहा हूं, उसको देख लीजिएगा। पहले जरा हॉल प्रोब का शेप बनाना पड़ेगा ना, सो व्हाट आई विल डू इज कि मैं दो कलर्स का कॉम्बिनेशन यूज कर लेता हूं, ग्रीन यूज कर लेता हूं। इमेजिन ये आपका टॉप वाला फेस है, ग्रीन के साथ येलो यूज कर लेता हूं, येलो इज द बॉटम फेस। ठीक है, एंड दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। ये आपका हॉल प्रोब इनिशियल पोजीशन पर है। इमेजिन करें कि मैंने हॉल प्रोब को राइट की तरफ मूव करना शुरू कर दिया और ये मूव करता करता अपनी इनिशियल वाली पोजीशन से
ट्रैवल करेगा और ये अपनी फाइनल वाली पोजीशन पे आ जाएगा। फाइनल पोजीशन को मैं राइट हैंड साइड पे ड्रॉ कर रहा हूँ। डायग्राम जरा मैं कोशिश करके जल्दी जल्दी बना रहा हूँ ताकि मेरा वर्किंग का काम हो जाए। दिस इज द फाइनल पोजीशन। ओके, नेक्स्ट ऑन, इमेजिन करें कि बीच में आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्वेश्चन 2 से 3 दफा एग्जाम्स में आया है। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। नॉर्थ गिवन है और साउथ गिवन है, एंड द फील्ड लाइंस आर आल्सो कंस्ट्रक्टेड। So the field lines are from north to south, as you can see. थोड़ी सी बना देता हूँ। ठीक है, now the question is asking us कि we are supposed to judge how would the graph of Hall voltage against distance look like. Okay, so basically your Hall probe is moving from its initial position towards the final position. बीच में आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये ट्रैवल करेगा एक एंड से दूसरे वाले एंड तक और बीच वाली मैग्नेटिक फील्ड के रीजन को क्रॉस करेगा। एंड द क्वेश्चन इज आस्किंग यू कि आपको ग्राफ सजेस्ट करना है कि हाउ वुड द ग्राफ ऑफ Hall voltage against distance look like. So in case if you're wondering ना कि यार ग्राफ का शेप आपके पास किस तरह का बनेगा, let's break down the graph into 3 separate portions. Portion 1, the second portion and the third one. अब ग्राफ का शेप किस तरह का बनेगा ना 1 2 वर्सेस 3 के लिए, तो जो फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा था, let me write down that formula again. VH is equal to BI upon NQT. ठीक है, दिस इज द सेम फॉर्मूला जो मैंने क्लास की बिगनिंग के अंदर अभी ऊपर लिखा हुआ था। So based on this formula, you would all appreciate that I can safely say that the Hall voltage appears to be directly proportional to the strength of the magnetic field. बस ये स्टेटमेंट सबसे रेलेवेंट है कि अगर आपको कभी भी पूछा जाए कि आपको हॉल प्रोब का ग्राफ बनाना है, तो बस एक चीज रिकॉग्नाइज कीजिएगा कि द हॉल वोल्टेज रिकॉर्डेड बाय द वोल्ट मीटर मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब है कि अगर आप पोर्शन 1 में देखोगे, मैं ग्राफ 1 2 और 3 का बना रहा हूं, आप मेरा ख्याल अग्री करेंगे कि ग्राफ का शेप इस तरह का क्यों बना है। मैं येलो कलर से बना देता हूँ। केयरफुली देखिएगा क्या शेप बना रहा हूँ। मैंने 0 बनाया बिगनिंग में, मैंने 0 कंस्ट्रक्ट किया एंड के ऊपर। बहुत सिंपल ग्राफ है और मैंने एक हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट लाइन बना दी बीच में। अब इन केस इफ यू आर वंडरिंग कि मैंने ये वाला शेप क्यों बनाया है, मेरा ख्याल है आप अग्री करेंगे। सेक्शन नंबर 1 के अंदर देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड, so I can safely say that since magnetic flux density is 0, therefore the Hall voltage recorded must also be 0, है ना। तो फर्स्ट वाले सेक्शन में देखिएगा, the first section is to the left of the magnetic field, so magnetic field is the red portion. तो फर्स्ट वाला जो सेक्शन है इसमें there is no magnetic field, so B 0 है, consequently voltage भी 0 होगा। लास्ट वाला सेक्शन जो है उसके अंदर भी चेक कर लीजिएगा, again there is no magnetic field, consequently I can safely say B की वैल्यू 0 है, so the Hall voltage is also going to be 0। ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में और एंडिंग में कोई मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, सो देयर इज नो फील्ड स्ट्रेंथ, हेंस नो वोल्टेज इज गोइंग टू बी रिकॉर्डेड। सही है।
हुसैन की वर्डिंग सही है यार, हुसैन उसको एवरीवन पे सेट करके लिख देता, खैर लेकिन अब तो लिख दिया, कोई मसला नहीं है। और जो बीच वाला रीजन है ना, अच्छा बीच वाला रीजन ये है कि जहां मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। आई गेस अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को देखोगे तो आई थिंक आप मिडिल वाले सेक्शन की भी रीजनिंग के साथ अग्री करोगे। रीजनिंग में लिख देता हूँ। सो आई थिंक इसकी बेस्ट वर्डिंग होनी चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कांस्टेंट है बिकॉज द फील्ड इज यूनिफॉर्म, देयरफॉर हॉल वोल्टेज की वैल्यू मस्ट आल्सो बी कांस्टेंट। सही है, तो जीरो से स्टार्ट हुआ, नो फील्ड्स और नो हॉल वोल्टेज। फिर मिडिल वाले सेक्शन में द रेड कलर्ड पोर्शन जिसमें कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, सो कांस्टेंट हॉल वोल्टेज। और फिर लास्ट वाले पोर्शन में अगेन देयर इज नो फील्ड, सो देयर इज नो हॉल वोल्टेज, तो जीरो, फिर एक मैक्सिमम कांस्टेंट वैल्यू एंड देन अगेन ड्रॉप्स डाउन टू जीरो। सही। रोहिल ने लिखा है नॉर्थ साउथ को फ्लिप करने से कोई चेंज आएगा या नहीं आएगा। सो यार सिर्फ एक चेंज आएगा, और नॉर्थ साउथ को फ्लिप करने का जो चेंज है वो मैं एक्चुअली नेक्स्ट एग्जाम्पल में बताना चाह रहा था, बट सिंस इसने यहाँ पूछ लिया है तो यही बता देता हूँ। ये जो हॉरिजॉन्टल वैल्यू मैंने ऊपर बनाई है, ये वाली वैल्यू आपके एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करके रोहेल ऊपर बनने के बजाय नीचे बन जाएगी, जिसको हुसैन ने लिखा है नेगेटिव वोल्टेज, जिसको रायान जफर ने भी लिखा है नेगेटिव वोल्टेज। ठीक है, मैं उसका पर्पसली अलग एग्जाम्पल कराना चाह रहा था, बट सिंस उसने पूछ लिया था ना रोहेल ने, मैंने यहां भी बता दिया। अब मैं नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल के अंदर उसको फर्दर कंफर्म कर लूं। ठीक है, अब स्लाइड चेंज कर रहा हूं। सो बस इस ग्राफ में, बिफोर आई कंटिन्यू, सिर्फ इतना याद रखिएगा कि अगर वो कभी भी कहते हैं हॉल वोल्टेज का ग्राफ बनाए, बस स्टेटमेंट याद रखना जिसको मैंने हाईलाइट किया है कि द हॉल वोल्टेज डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। So the way magnetic field strength is going to vary, your Hall voltage is also going to vary in the same manner. तो जहां field strength zero होगी, voltage भी zero होगा। जहां constant field strength होगी, voltage भी constant होगा। Field strength increase करेगी, voltage increase करेगा, so on and so forth। ठीक है, moving on further। तो जो रोहिल का एक्चुअली क्वेश्चन था ना, उसको मैंने अलग से इस तरह से पूछा हुआ था। So, इसके अंदर आई थिंक उसका क्वेश्चन का आंसर दोबारा आ जाएगा। अब जरा वर्डिंग केयरफुली देखिएगा। ठीक है, सो द क्वेश्चन सेज The diagram shows a uniform magnetic field. ठीक है, नीचे डायग्राम बना हुआ है, magnetic field lines are given to you. A Hall probe is positioned appropriately in this field as shown. This Hall probe is now rotated through 180 degrees about its axis as shown. अच्छा, you might say कि ये रोहिल वाला क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन टेक्निकली सोचें वही चीज है। रोहिल ने कहा था मैग्नेटिक फील्ड को फ्लिप कर देते हैं, और मैंने यहाँ वर्डिंग के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को फ्लिप करने के बजाय हॉल प्रोब को रोटेट करने की बात करी है। द आइडिया इज द सेम, सही है ना? आइडिया इज द सेम। ओके, सो पहले 0 डिग्रीज है, द फर्स्ट डायग्राम। ठीक है, ये जीरो वाला। अच्छा, जीरो के बाद 90 डिग्रीज पे चला गया है, दैट्स द सेकेंड डायग्राम, द ब्राउन वन। और फिर 180 पे चला गया है, द ग्रीन वन। अब द क्वेश्चन इज आस्किंग यू, वर्डिंग देखिएगा, एक्सप्लेन व्हाई द रीडिंग ऑन द वोल्ट मीटर, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, might fluctuate between maximum, zero, and negative maximum. So the question is saying, why would you expect the reading on the voltmeter, the Hall voltage, to fluctuate between maximum, zero, and negative maximum? आंसर को अप्रोच कैसे करोगे? मैं रीड कर लेता हूं, आप भी मेरे साथ साथ रीड कर लो। फर्स्ट स्टेटमेंट, ये जनरलाइज स्टेटमेंट बताना, फॉर हॉल वोल्टेज टू बी रिकॉर्डेड द कंसर्न साइड्स must be perpendicular to the magnetic field lines.
Hence, we can say that the Hall voltage depends on the angle between its sides and the field lines. ठीक है, standardized statement. For Hall voltage to be recorded, the concerned sides must be perpendicular to the magnetic field lines. Hence, we can say that the Hall voltage depends on the angle between its sides and the field lines. और फिर तीन statements के form में answer दे देना. तो पहला statement, initially the alignment is appropriate, so the voltage is maximum. ठीक है, initial का मतलब 0 degrees. Second point, ये important है. When rotated through 90, the concerned sides now become parallel instead of perpendicular to the field. So they get misaligned. Therefore, the voltage drops to 0. ठीक है, so 90 degrees पे check कीजिएगा. The concerned sides, the mustard color and the green colored sides, for 90 degrees, they have now become parallel. सही, so misaligned हो गई है. Therefore, Hall voltage will be 0. फिर third वाला point. When rotated through 180, the sides get reversed. Hence, the voltage also reverses. Therefore, you get a negative maximum value. 0 degrees पे you are getting a maximum reading because the faces were perpendicular. 90 के ऊपर the faces have now become parallel, तो 0 reading आ गई. 180 के ऊपर the faces have been reversed, so reading भी आपके पास negative maximum हो गई. सही? So I am hoping कि आपने statements को follow कर लिया है कि अगर question में पूछते हैं ना कि the rotation of the all probe has taken place, और अगर पूछते हैं कि आपको suggestion देनी है why the recorded value varies between maximum, 0 and negative maximum, है ना, तो 3 stages में answer दीजिएगा. तो पहला statement, for Hall voltage to be recorded, the concerned sides must be perpendicular to the magnetic field lines. Hence, we can say that the Hall voltage depends on the angle between its sides and the field lines. ठीक है, then the continued statement. Initially, it was aligned appropriately, so maximum voltage आ गया. फिर when rotated through 90 degrees, the concerned sides now become parallel to the magnetic field, so they get misaligned. So the voltage recorded was 0. Of the third statement, when rotated through 180, the sides get reversed. Consequently, the voltage also gets reversed. So now we get negative maximum, so as to say. सही? All right. अब आगे की थ्योरी करनी है, so वो डिस्कस कर लो. सही. So next वाले पेज पे, so now I'm moving on to slide 3. एक सेकेंड ना, मेरा ख्याल है पता नहीं क्यों वो अपलोड कर रहा है. All right, I think sync हो गया. सही है. So now the next working is force on. इसी की continuation है magnetic field की. So now the working is force on a current carrying wire. इसके अंदर the heading says how to calculate the force on a current carrying wire slash conductor when placed in a magnetic field. So basically, if you have a current carrying wire slash a current carrying conductor, and if you are asked to calculate the force that is going to be experienced by this current carrying wire when placed in a magnetic field, तो force का result कैसे आता है? Starting with the formula और इसके बाद इसकी application. So the formula governing the force on a current carrying conductor is given by the expression F is equal to B times I times L. B in this case once again refers to the magnetic flux density. I refers to the current in the conductor. L refers to the length of the conductor. So in case if you're wondering कि हमने इससे एक सिमिलर फॉर्मूला प्रीवियसली पढ़ा था, तो मैं आपको रिकैप कर दूं कि हमने ये वाला फॉर्मूला प्रीवियसली किया था, F is equal to BQV. ठीक है, this was the formula for calculating force on a charged particle. Let me repeat.
This was the formula for calculating force on a charged particle as it enters a magnetic field. So this formula was also dependent on three quantities. It was dependent on the strength of the magnetic field, B. It was dependent on the quantity of charge, Q. And it was dependent on the speed of the charged particle, V. So the formula was B times Q times V. अब जो हम वर्किंग कर रहे हैं, quite a similar formula. B I L. Again, B magnetic field strength, I current carrying by the conductor, L length of the conductor. See, so charge particle के लिए it was F is equal to BQV, and for a current carrying conductor it is F is equal to BIL. अब नीचे तीन सिनेरियोज बने हुए हैं टेलिंग अस कि फोर्स कब जीरो होगा, कब मैक्सिमम होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो पहला केस देखिएगा. तो फर्स्ट वाले केस के अंदर लुक हाउ द कंडक्टर इज प्लेस्ड. ठीक है, और नोट कीजिएगा मैंने इसके साथ लिखा है कि द फोर्स इज गोइंग टू बी जीरो, और इसका स्टेटमेंट नीचे लिखा है, उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं. तो ये पहला सिनेरियो हो गया. सो नो फोर्स if the current is parallel to the field lines. See, so if the current carrying wire is parallel to the field lines, the first case, so कोई force नहीं लगेगा. Okay, फिर second वाला scenario, which is the ideal condition. Second वाले केस के अंदर डायग्राम पहले चेक कर लीजिएगा. इस केस के अंदर मैक्सिमम फोर्स लगेगा, एंड दैट गोज विद द स्टेटमेंट. सेकंड स्टेटमेंट रीड कर रहा हूं. मैक्सिमम फोर्स इफ द करंट इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस. ये दो सिनेरियोज हो गए. पहले मैं रोहिल का आंसर दे दूं. नहीं रोहिल, करंट डेरिवेशन करंट और स्पीड के फॉर्मूले से हुई है. हाँ बिल्कुल हुई है, बट करने की जरूरत नहीं है. बट वो जो एएस लेवल का फॉर्मूला किया था ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, उसी से ये वाला फॉर्मूला वर्कआउट होकर आया. तुम सही कह रहे हो. ओके, सो सेकंड स्टेटमेंट था मैक्सिमम फोर्स इफ द करंट कैरिंग कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस. तो ये सेकंड सिनेरियो बन गया. अच्छा, तीसरा केस जाहिर है वही सिनेरियो बच गया था कि व्हाट इफ द करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड एट एन एंगल, है ना. तो फिर उसमें रिजॉल्व करना पड़ेगा. जरा चेक कर लीजिएगा, मैंने रिजॉल्व करके दो कंपोनेंट्स बनाए हैं. द कंपोनेंट आई कॉस थीटा, ये मेरे किसी काम का नहीं है, तो उसको मैंने एक्सक्लूड कर दिया है. वेयर एज द कंपोनेंट आई साइन थीटा, ये मेरे लिए डेफिनेटली रेलेवेंट है. तो मैंने इस वाले आई साइन थीटा वाले कंपोनेंट की बेसिस पे फोर्स का फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ है. तो द फॉर्मूला बिकम्स एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन ऑफ थीटा. सही, और उसकी वर्डिंग्स पॉइंट नंबर 3 में लिखी हुई है कि रिजॉल्व करना पड़ेगा टू ऑब्टेन द वर्टिकल कंपोनेंट दैट इज आई साइन थीटा. सही है, फेयर इनफ. तो फॉर्मूला कर लिया फॉर अ करंट कैरिंग कंडक्टर पोजीशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड. नेक्स्ट चीज, इसका ग्राफ कैसे बनेगा. थोड़ा सा स्क्रॉल अप करता हूं ताकि ग्राफ का शेप बन जाए. सो एक सेकेंड, आपकी स्क्रीन पे थोड़ा सा अप्रोप्रिएटली नजर आ जाए, फिर रीड करता हूँ. ओके सर, अगर आपको वो पूछते हैं ना कि आपको ग्राफ बनाना है फॉर फोर्स वर्सेस फील्ड स्ट्रेंथ, तो आई थिंक इक्वेशन से चेक कर लें. फोर्स की रिलेशनशिप फील्ड स्ट्रेंथ के साथ अपीयर्स टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, which means the stronger the field, the greater the force. So due to direct proportionality, you would expect the graph to be a straight line. ठीक है, तो ये बन जाएगा. फिर similarly, if they ask you, फोर्स का ग्राफ करंट के साथ कैसे होना चाहिए. So once again, force का graph against current also follows the same direct proportionality. So the same straight line graph. So ये आ जाएगा. फिर तीसरे वाले केस के अंदर if they ask you force का ग्राफ लेंथ के अगेंस्ट कितना होगा. So even force की relationship length के साथ follows the same direct proportionality. So once again, the graph will be a straight line. So तीनों cases के अंदर
फोर्स का ग्राफ, बी इट अगेंस्ट magnetic field or current or length, straight line passing through the origin due to direct proportionality. However, if they ask you how would the shape of the graph for force against theta would look like, तो फोर्स की रिलेशनशिप थीटा के साथ साइन फंक्शन पे डिपेंडेंट है। जिस तरह साइन का ग्राफ बनता है बिल्कुल वैसे ही ग्राफ बनेगा। अच्छा, काफी लोग ये सजेस्ट करते हैं सर साइन का ग्राफ तो ये बनता है, तो मैं भी एग्री करता हूँ साइन का ग्राफ यही बनता है, बट मैंने एक्सिस पे नोट कीजिएगा सिर्फ 90 डिग्रीज मार्क किया है, तो मुझे पूरा ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। 90 का मतलब है कि आप भी अपने इस ग्राफ में से बाकी का पूरा सेक्शन इग्नोर करके सिर्फ जो फर्स्ट वाला सेक्शन है जिसको मैं जिगजैग कर रहा हूँ ब्लैक कलर से, बस इतना बना दीजिएगा। बाकी के पोर्शन की कोई रेलेवेंस नहीं है बिकॉज मैंने एक्सिस पे 90 डिग्रीज मार्क किया हुआ है। ठीक है, सो फोर्स का ग्राफ थीटा के साथ इट्स अ साइनोसाइडल फंक्शन, तो साइन के शेप की तरह वेरी करेगा, बट अवॉइड मेकिंग द एंटायर ग्राफ बिकॉज द एक्सिस इज ओनली लेबल्ड एज 90, सो आई गेस ओनली वन क्वाड्रेंट ऑफ द ग्राफ और वन क्वार्टर ऑफ द ग्राफ मेक सेंस। अच्छा, पूरा ग्राफ मिटा देता हूँ, रिलेशनशिप भी मिटा देता हूँ, इक्वेशन लेकिन रहने देता हूँ, ग्राफ को भी रहने देता हूँ। सही, ऑल राइट, आगे। So the next working is how can we calculate the direction of this force? ये फोर्स तो लग रहा है, फोर्स का फॉर्मूला भी कर लिया, लेकिन इस फोर्स का डायरेक्शन कैसे एस्टैब्लिश करेंगे? तो डायरेक्शन के लिए डू द सेम वर्किंग जो पहले किया था, दैट इज यूज द सेम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो जिस तरह पहले हम लोग लेफ्ट हैंड रूल को यूज करते थे बिल्कुल वैसे ही अप्लाई कीजिएगा। तो मैंने वन सेकेंड वर्डिंग्स लिख दी हैं कि आपको थोड़ी सी असिस्टेंस मिल जाए। सो अगेन, first finger points in the direction of the magnetic field. The second finger points in the direction of current. And the thumb will indicate the force. Same wordings as before. So previous working के अंदर for a charge particle हम ऐसे working किया करते थे। And this new working is the one that is shown to you on the right hand side. तो जरा अप्लाई करके देखते हैं कि how can we calculate the direction of the force. So मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, मेरे साथ साथ जरा रीड भी कर लीजिएगा, आई थिंक फॉलो हो जाएगा। So first finger for magnetic field. So first finger, left hand key into the page या into the screen. तो जरा फर्स्ट फिंगर को स्क्रीन के अंदर पोजीशन कर देना बेटा। सेकंड फिंगर फॉर द डायरेक्शन ऑफ करंट, दैट्स द रेड एरो। तो प्लेस योर फर्स्ट फिंगर इनटू द स्क्रीन और इनटू द पेज क्रॉसेस की वजह से। सेकंड फिंगर फॉर द डायरेक्शन ऑफ करंट, मैंने अपनी कन्वीनियंस के लिए ब्रैकेट्स में लिख दिया है रेड एरो, सो मे बी दैट मेक सेंस। और थंब से आपको फोर्स मिल जाना चाहिए, तो अगर आपने लेफ्ट हैंड प्लेस किया हुआ है तो जरा एक्नॉलेज भी कर दीजिएगा प्लीज। तो थंब आपका अपवर्ड्स पॉइंट कर रहा होगा, तो मैंने इसकी बेसिस पे फोर्स को अपवर्ड्स मार्क भी कर दिया है और लिख भी दिया है। तो अगर आपको लेफ्ट हैंड प्लेस करके चेक करना है टू डू दैट, योर फर्स्ट फिंगर शुड पॉइंट इनटू द स्क्रीन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड, योर सेकंड फिंगर शुड पॉइंट in the direction of the red arrow, that is the direction of the current, and your thumb, which indicates the direction of force, should be pointing upwards. So मैंने नीचे लिख दिया है thumb represents force which is upwards, ऊपर वर्डिंग्स पे भी लिख दिया है, डायग्राम पे फोर्स का ग्रीन कलर से एरो बनाकर दिखा दिया। ठीक है गाइस, सो अभी तक हमने तीन चीजें डिस्कस कर ली हैं, रादर चार चीजें डिस्कस कर ली हैं। पहली चीज ये कि हॉल वोल्टेज का ग्राफ कैसे बनता है। सेकंड चीज ये कि अगर आप हॉल प्रोब को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करके उसको रोटेट करोगे फ्रॉम 0 डिग्रीज ऑल द वे टू 180, तो आपके पास वोल्टेज पे क्या सिग्निफिकेंट चेंज आएगा। दो चीजें। फिर तीसरी चीज हमने देख लिया हाउ टू कैलकुलेट
the force on a current carrying conductor when placed in a magnetic field. So formula कर लिया, F is equal to BIL, उसके graphs वगैरह भी देख लिए, और फिर अभी last चीज देखी, how can we determine the direction of this force, and that was based on Fleming's left hand rule. सही. अब और आगे स्लाइड पे जाता हूँ. मैं स्लाइड्स की लेबलिंग कर दूंगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास, ताकि आपको याद रह जाए, तो कुछ काम मिस आउट नहीं हो. ऑल राइट. तो अब जो नेक्स्ट वाली वर्किंग करनी है, दिस इज, ये थोड़ा सा ओ लेवल्स वाला काम है, शायद याद भी आ जाए. दिस वर्किंग इज हाउ टू कंस्ट्रक्ट मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न अराउंड अ करंट कैरिंग वायर. तो आई एम होपिंग ओ लेवल्स में सबने ये किया हुआ था कि द फर्स्ट डायग्राम शोज यू दैट करंट इज गोइंग इनटू द पेज, और अगर आपको याद हो तो फॉर करंट गोइंग इनटू द पेज आप ओ लेवल्स के अंदर इसकी मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बनाते थे. मैंने मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बना के दे दिया है. अच्छा, जो लोग भूल गए ना कि ये मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसे बनता था, मैं भी आपको रिकैप करा देता हूँ. जस्ट गिव मी अ मिनट. सेकंड डायग्राम के अंदर द करंट इज कमिंग आउट ऑफ द पेज. इसके लिए भी आप ओ लेवल्स के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बनाते थे. सेम पैटर्न बनता था कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का, but the arrows used to point in the opposite direction. So first diagram for current going into the page, उसके लिए field का pattern. Second case के अंदर current coming out of the page, उसके लिए field का pattern. Now for those of you who have forgotten कि ये diagram कैसे बनता था, मैंने नीचे wordings लिख दी हैं, या तो उससे याद कर लीजिएगा. So O levels में आप इसका नाम रखते थे कि the pattern was obtained using what was called the right hand grip rule. नाम रीड करके somehow याद आ जाता है. वर्किंग भले याद ना आए, ये नाम इसलिए याद आ जाता है बिकॉज ग्रिप रूल से सबको याद रहता है. ऑल्दो वर्किंग शायद भूल जाते हैं काफी लोग, बट राइट हैंड ग्रिप रूल का नाम सबको याद होता है. तो वो क्या वर्किंग थी ना, मैं आपको रिपीट कर दूं. एंड माय सजेशन टू यू वुड बी कि सुन लें कि क्या वर्किंग थी, लेकिन आई डोंट थिंक इसको दोबारा याद करने की जरूरत है, बट नंदलेस मैं रिपीट कर देता हूँ. वर्किंग ये थी, पॉइंट द थंब ऑफ द राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट. तो हम थंब को पॉइंट किया करते थे करंट के डायरेक्शन में, and the fingers would curl in the direction of the magnetic field. तो अगर कभी लिखने के लिए आ जाए, यूजुअली मैंने कभी देखा नहीं है A2s के पेपर के अंदर कि दे आस्क यू फॉर राइट हैंड ग्रिप रूल, सो मैंने नंदलेस लिख दिया है, लेकिन जनरली पूछते नहीं है. इनफैक्ट मेरी सजेशन ये है कि आपके लिए ज्यादा सेंसिबल है कि इस राइट हैंड ग्रिप रूल को यूज करने के बजाय याद कर लीजिएगा ऐसे. और ज्यादातर स्टूडेंट्स A2s में लर्न ही कर लेते हैं, ओ लेवल्स में वो ग्रिप रूल यूज करना प्रेफर करते थे. लर्न ऐसे कर लीजिएगा कि whenever current is into the page, the direction of the magnetic field will always be clockwise. डायग्राम चेक भी कर लें. So whenever current is into the page, the direction of the magnetic field will always be clockwise. Sensible है, इस तरह लर्न कर लीजिएगा. और wherever current is coming out of the page, the direction of magnetic field will be anti-clockwise. कभी ड्रॉ करने के लिए आ जाए ना, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का टर्म याद रख लीजिएगा, काफी बेहतर है. ओके, हुसैन ने एक स्टेटमेंट लिखा है. हुसैन ने लिखा है, बट व्हेन वी डिड दिस इन ओ लेवल्स, द थंब वुड पॉइंट टू द नॉर्थ. नाउ इट्स करंट. नहीं हुसैन, दोनों किए थे. जिसकी तुम बात कर रहे हो ना हुसैन, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये कोई ना कोई बोलेगा. पता नहीं क्यों मुझे फीलिंग थी. तो समहाउ मैंने एक्चुअली इसका एक डायग्राम बना के रख दिया था. लेट मी सी इफ आई कैन सर्च फॉर इट. यस, नो, होल्ड ऑन, इफ आई कैन लोकेट तो मैं तुम्हें आंसर अभी दे देता हूँ.
जो तुम कह रहे हो ना, तुमने वो भी पढ़ा था, मैं डिनाई नहीं कर रहा, बट दैट वाज इन केस ऑफ अ सोलिनॉइड जो तुम भूल गए। और ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये करंट कैरिंग वायर के लिए पढ़ रहे हैं। सो शायद मुझे मिल जाए हुसैन, लेट्स सी, अगर मिल जाता है सो मैं देख लेता हूँ बिफोर आई कंटिन्यू। नहीं यार, सॉरी, मिलने का कोई चांस नहीं लग रहा। हाउएवर, एज आई सेड, जो तुमने पढ़ा, जो तुमने लिखा है ना स्टेटमेंट कि द थंब यूज्ड टू पॉइंट टुवर्ड्स द नॉर्थ, वो बिल्कुल सही है, बट दैट वाज फॉर अ सोलिनॉइड, है ना। और ये हम पढ़ रहे हैं, रोहिल ने सही लिखा है, और ये हम पढ़ रहे हैं फॉर अ करंट कैरिंग वायर। तो दोनों के लिए कोइंसिडेंटली आप लोग ओ लेवल्स के अंदर द सेम राइट हैंड ग्रिप रूल ही पढ़ा करते थे। अब मुझे बेचैनी हो रही है कि मिल क्यों नहीं रहा। गाइस एक सेकेंड ना, पता नहीं यार क्यों नहीं मिल रहा। मैं उतना एक्साइटेड हो गया था, मैंने कहा देखो यार, मैंने एक डायग्राम बना के रखा था, इसने यही सवाल पूछा जो मैंने बनाया था। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये जबरदस्त। ये चीज जो आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही है ना, तुम इसका जिक्र कर रहे हो, तो तुम्हारा थंब जो है ना वो नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता था, और हम बिल्कुल भरपूर तरीके से आपकी बात मानने के लिए तैयार है ना। ये हुआ करता था, लेकिन ये था जब सोलिनॉइड के लिए हम नॉर्थ पोल को लोकेट किया करते थे। तो जो वर्किंग हम कर रहे हैं, दैट इज फॉर अ करंट कैरिंग वायर जिसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कंस्ट्रक्ट करनी है। और कोइंसिडेंटली कोइंसिडेंटली इसका भी नाम राइट हैंड ग्रिप रूल ही रखा जाता था, लेकिन इसको अप्लाई करने का तरीका डिफरेंट था। ठीक है, हाँ चलो, मैं सुकून में आ गया कि मुझे मिल गया। मैं भी सोच रहा था पता नहीं कहाँ चला गया यार। एनीवेज, तो ज्यादा बेहतर है, एज आई सेड, इस तरह से लर्न कर लीजिएगा कि करंट गोइंग इनटू क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड, करंट कमिंग आउट एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, डायग्राम बनाने के लिए आता है तो प्लीज जरा देख लें कैसे बना हुआ है। काफी स्टूडेंट्स कहते हैं सर ये तो पहले ही हमें बनाना आता है, बट भाई ये 3 मार्क्स देते हैं। तो 1 मार्क फॉर सर्कुलर पैटर्न, 1 मार्क फॉर द डायरेक्शन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वट एवर, एंड 1 मार्क पर्टिकुलरली कि आप इस बात को एम्फेसाइज करें कि क्लोजर टू द वायर द फील्ड लाइंस मस्ट बी कॉन्सेंट्रेटेड, करीब करीब होनी चाहिए। एंड एज यू मूव फर्दर अवे फ्रॉम द वायर द गैप बिटवीन द फील्ड लाइंस मस्ट इंक्रीज। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होने चाहिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज प्रॉपरली मार्क होना चाहिए, and closer to the wire, the field lines must be concentrated. And as you go further away from the wire, the gap between the field lines should increase. ठीक है, इन 3 चीजों का ख्याल रखिएगा। Concentric circles एक चीज, pointing in the right direction, clockwise slash anti-clockwise whatever, and closer to the wire they are more concentrated, and moving further away the gap between the field lines keeps increasing. Now एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो ए लेवल्स में आता है वो ये कि वो आपको यूजली डायग्राम के ऊपर कोई एक पॉइंट मार्क करके दे देंगे। ये प्रीडोमिनेटली बहुत दफा है, कोई भी एक पॉइंट मार्क करके दे देंगे, एंड द क्वेश्चन विल बी मार्क द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। ये ओ लेवल्स में नहीं करते थे। ठीक है, ओ लेवल्स में सिर्फ फील्ड का पैटर्न बनाते थे। अब फील्ड का पैटर्न के साथ साथ इफ दे आस्क यू यार आपको किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मार्क करना है, तो कैसे मार्क करते हैं ना वो जरा आप डायग्राम पे देखें। मैं भी मार्क कर देता हूँ, मरून कलर के मार्कर से अच्छी तरह नजर भी आ जाएगा। So only if they ask you to mark the direction of the magnetic field at any point, just remember to construct a tangent at that particular point. Agreed? ये चीज नहीं बताते थे ओ लेवल्स में, बिकॉज जरूरत नहीं होती थी। और ए टूज में ये वाला क्वेश्चन काफी दफा पूछ रहे होते हैं, मार्क द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी गिवन पॉइंट। सिमिलरली अगर आपके पास सेकंड डायग्राम के ऊपर भी यही क्वेश्चन पूछा होता, पॉइंट मैंने आपको मस्टर्ड कलर से मार्क करके दे दिया है, इफ दे वुड हैव आस्क्ड यू ना, तो बस ऐसे करके बना के दिखा दीजिएगा।
इसमें इशू ये होता है कि रीसेंट पेपर्स के अंदर जब भी उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है ना, उन्होंने एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा है कि वो डायग्राम दे देते हैं, सिंबल बना के दे देंगे डॉट, डायग्राम दे देंगे, डॉट बना के सिंबल दे देंगे। डॉट का मतलब याद रखिएगा करंट कमिंग आउट, so the field must be anti-clockwise, keep that in mind. And the question will be, they'll give you a point and they'll ask you कि यार इस वाले पॉइंट के ऊपर मार्क द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब काफी गधे फजूल में अपना वक्त जाया करते रहते हैं बाय मेकिंग द मैग्नेटिक फील्ड। तो वो पहले सर्कल्स पूरे पूरे बनाते हैं बेवकूफों की तरह, और प्लीज ये हरकत मत करना, जरूरत नहीं है बनाने की। ऐसे सर्कल्स पूरे पूरे बनाते हैं, फिर इसके बाद एरो मार्क करते हैं। माय सजेशन टू यू वुड बी कि कुछ ड्रॉ व्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बस इसको ज्वाइन करो। So join the mustard color with the green color by using a straight line. तो रेड लाइन से एक परपेंडिकुलर लाइन बना लो, perpendicular, huh? And the fact that you know it should be anti-clockwise, the fact that you know it should be anti-clockwise, तो बस एरो मार्क कर देना। तो मैग्नेटिक फील्ड के सर्कल्स बने हुए हो ना तो अच्छी बात है, गुड फॉर यू, टेंजेंट बना देना। और अगर नहीं बने हुए हो तो प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम इन कंस्ट्रक्टिंग टेंजेंट्स, जस्ट जॉइन द टू पॉइंट्स विद ईच अदर, जो मैंने रेड कलर से ज्वाइन करके दिया है, एंड देन जस्ट मेक राइट एंगल्स मेजर करके टेंजेंट बना दीजिएगा, आपका डायरेक्ट डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हो तो गुड फॉर यू, नहीं हो तो बस डायरेक्टली इस तरीके से बना लीजिएगा। तो इट्स एंटी क्लॉकवाइज, हेंस मैंने एरो मार्क कर दिया, और टेंजेंट बनाने की जरूरत नहीं है, बस मैथमेटिकली इस तरह से बना के शो कर दीजिएगा, दिस इज मोर देन इनफ। ओके, एक्सटेंडिंग दिस फर्दर, नेक्स्ट चीज, so in exams if they ask you to calculate the strength of this magnetic field, that is, if they ask you to calculate the magnetic flux density B at a certain distance D away from the wire, ये काम भी ओ लेवल्स में नहीं करते थे, दे नेवर यूज टू आस्क यू कि आपको मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिटरमिन करनी है ना, सिर्फ पैटर्न बनाना सीखा था बस, और कुछ नहीं सीखा था। सो इफ दे आस्क यू कि आप मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसे डिटरमिन करोगे, so how would you calculate the magnetic flux density B at a certain distance D away from the wire? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है वो देख लेते हैं। सो मैं ये लाइंस पहले इरेज कर दूं, फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ है, वो एक्सप्लेन कर देता हूँ, देख लीजिएगा। पूरा एक साथ ही देख लें। जरा डायग्राम चेक कर लीजिएगा पहले, रीड कर लो खुद ही, मेरा ख्याल है समझ में खुद ही आ जाएगा। तो इन द डायग्राम यू आर आस्क्ड कि आपको मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है, तो फॉर्मूला पहले देख लीजिएगा। ये फॉर्मूला कभी कभी एग्जाम में खुद भी लिख कर दे देते हैं ना, बट जनरली इट इज एक्सपेक्टेड कि आपको याद भी होना चाहिए। तो फॉर्मूले के जरा सिंबल्स को मैं आइडेंटिफाई कर दूं। सो दिस इज द फॉर्मूला दैट कैन बी यूज्ड टू हेल्प अस कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस डी अवे फ्रॉम द वायर। सो डायग्राम देख लीजिएगा, मैं वायर की लेबलिंग कर दूं। सो दिस इज योर वायर, ठीक है, आपको एट अ सर्टेन डिस्टेंस डी मस्टर्ड वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिटरमिन करनी है। तो सिंबल जरा देखते जाइएगा और मैं सिंबल्स को एक्सप्लेन कर दूं। So the formula is B is equal to mu naught I divided by 2 pi D.
सिंबल्स देख लें किस चीज को कौन रिप्रेजेंट करता है. तो B represents magnetic flux density को measured in Tesla. I represents the current in the wire. D is the distance from the wire, and the constant mu naught. तो जिस तरह ग्रेविटेशन में हमारे पास ग्रेविटेशन कांस्टेंट था G, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट था E नॉट. लाइकवाइज मैग्नेटिज्म के अंदर हमारा मैग्नेटिक कांस्टेंट होता है म्यू नॉट. ठीक है. सो G was gravitational constant, E naught was electrostatic constant, and similarly mu naught is your magnetic constant. की wording मैंने लिखी हुई है. So mu naught is a constant known as पूरा नाम याद रहे तो well and good. Permeability of free space. नहीं याद रहता तो short form के अंदर either just refer to this as mu naught or just the term permeability. ठीक है. So ओके हुसैन, अभी आपके क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ. सो पहले इसकी वैल्यू जरा देख लें. सो म्यू नॉट की वैल्यू जरा चेक कर लीजिएगा. ये वैल्यू गिवन होती है एग्जाम्स में, सो आई डोंट थिंक ये लर्न करने की जरूरत है. सो इट्स 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power of -7. एंड इन केस इफ यू आर वंडरिंग कि इसके यूनिट्स क्या बनेंगे, सो इफ यू मेक म्यू नॉट द सब्जेक्ट तो आई थिंक यूनिट्स आप खुद ही फिगर आउट कर लोगे. सो मैंने देखिएगा म्यू नॉट को सब्जेक्ट बनाया हुआ है, तो यूनिट्स आई गेस खुद ही फिगर आउट हो जाएंगे. टेस्ला आ जाएगा, मीटर्स आ जाएगा, एम्पेयर इनवर्स आ जाएगा. सही. Now, before I answer Hussein's question, many students, what they do is they simplify the above formula. So what they do is कि instead of writing down the formula, वो अक्सर ये करते हैं कि वो फॉर्मूले को सिंप्लीफाई कर देते हैं. कैसे करते हैं सिंप्लीफाई? So they plug in the value of mu naught as I've done over here, which is 4 pi times 10 to the power of -7. अब ये आपकी चॉइस है. अगर आपको प्लग इन करना हो, then your formula will get simplified a bit, and it will reduce down to this result. So the two brown equations, the two brown circles which I've made, है ना, वो दोनों equations actually एक ही चीज है. And it's entirely up to you कि आपको कौन सा form suitable लगता है. So if you want to go with the original formula, then go with the first result. और अगर आपको mu naught की value replace करके formula simplify करना हो तो आपकी choice है, then go with the second result. Either one of the two, जैसे भी आपको मुनासिब लगे. Now the question that Hussein said, मैं उसका आंसर दे दूं. तो यार ये जो सिंबल में हाईलाइट कर रहा हूँ ना D, this D just represents distance of that point from the wire. Have a look at the diagram. So D in the formula just represents the distance of that point from the wire. Which means some books have this alphabet as D, some books have this alphabet as R, some books even have this alphabet as X. So distance के लिए ये entirely आपकी अपनी choice है कि आप D लिखते हो, R लिखते हो, X लिखते हो. CIEs के अंदर वो mostly R लिख रहे होते हैं. So which is why many students they tend to remember the formula as R. But mind you, R is not radius or anything. R is just distance of the point from the wire. और R की जगह अगर आपको X लिखना हो या distance की terms में D लिखना हो तो ये आपकी personal choice है, जो भी alphabet आपको suit करता है. So D is just the distance between the wire and the point at which the field strength is to be measured. Any alphabet representing that length can be used as a substitute alphabet, जो भी आपको convenient लगता है. सही? All right.
मैं आर इसलिए नहीं लिखता, पर्पसली नहीं लिखता हूँ, हालांकि सीआईज वाले आर प्रेफर करते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स के दिमाग में आर से हमेशा रेडियस बनता है। सो मेरी एक कॉन्शियस एफर्ट होती है कि मैं आर नहीं लिखूं, क्योंकि आपने इतनी जगह आर को रेडियस के साथ रिलेट किया है ना कि समहाउ आप आर देखते हो और आप रेडियस के साथ ही उसको लिंक करते हो। तो मैं इसलिए कोशिश करता हूँ कि ना लिखूं, बट अगर आपको सूट करता है तो इट्स फाइन, या कोई भी अल्फाबेट यूज कर लेना जो आपको ठीक लगे। एक्सटेंडिंग दिस आइडिया फर्दर, अब जो नेक्स्ट वाली हेडिंग है ना, ये भी ओ लेवल्स की ही एक्सटेंशन है। एंड द मोमेंट यू विल सी द डायग्राम्स तो आपको याद भी आ जाएगा। तो दिस हेडिंग इज, क्योंकि ये तीनों डायग्राम्स जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, ये ओ लेवल्स में बनाए थे। पहले फर्स्ट वाला देख लिया, फिर सेकंड और थर्ड वाले की डिस्कशन करता हूँ। सो द हेडिंग इट सेज कंस्ट्रक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बोलना भी सही है, जैसे सही लगे। अराउंड टू स्ट्रेट वायर्स placed close together. तो जस्ट लाइक टूवर्ड्स द टॉप ऑफ द स्लाइड हमने एक सिंगल वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बनाया था ना, इसी तरह रिमेंबर ओ लेवल्स में यू आर टॉट कि if there are two wires placed close together, you can actually construct a, a magnetic field pattern around the two wires as well. तो वो शेप किस तरह का बनता है ना, वो मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किए हुए। सो द फर्स्ट डायग्राम, इसको आप लोग ओ लेवल्स में कहते थे लाइक करंट्स। Like currents because the currents are both in the same direction. So both wires are carrying current coming out of the page. तो इसका डायग्राम ये बनता है। अच्छा, सेकंड वाला सिनेरियो भी like currents, only this time both wires are carrying current into the page. तो मैंने सिंबल्स के अंदर डॉट्स के बजाय क्रॉस बना दिया है, as you can see, but the pattern is exactly the same. बस एक ही फर्क है, in the first diagram it's anti-clockwise, second वाले डायग्राम में it's clockwise. फर्स्ट डायग्राम में करंट कमिंग आउट, सेकंड डायग्राम के अंदर करंट गोइंग इन, दोनों के फील्ड पैटर्न्स मैंने बना दिए। और इसके अंदर आपको याद होगा कि आप ओ लेवल्स में ये भी पढ़ते थे कि लाइक करंट्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो अट्रैक्शन की वजह से अगर आपको डायग्राम पे शो करना हो ना दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैं मार्क करके दिखा देता हूँ। अगर मार्क करना सूटेबल लगता है तो इस तरह से मार्क करके दिखा दीजिएगा। सो द लाइक करंट्स अट्रैक्ट ईच अदर। अच्छा, सिमिलरली इवन इन द सेकंड डायग्राम द लाइक करंट्स विल अट्रैक्ट ईच अदर, तो सेम सिनेरियो बन जाएगा। अच्छा, थर्ड वाले केस के अंदर one wire is carrying current coming out and the other wire shown with the pink color is taking the current in. So इसको आप लोग ओ लेवल से बोलते थे अनलाइक करंट। और अनलाइक करंट के केस के अंदर this was the diagram for the magnetic field. The third diagram looks like that cartoon Ogie and the cockroaches. पता नहीं क्या नाम था, हाँ ओगी एंड द कॉकरोच या कुछ इस तरह था। उसमें वो जो आंखें होती है ना उस कार्टूनिक कैरेक्टर की, मुझे हमेशा ये डायग्राम उससे मिलता हुआ लगता है। आई डोंट नो ओगी है या पता नहीं कॉकरोच है या क्या है। तो द थर्ड डायग्राम के अंदर जो फील्ड पैटर्न बनाया ना, वो आई थिंक उस कार्टून कैरेक्टर की आईज से मिलता है शायद। सो एनीवेज दिस वाज द अरेंजमेंट। और इसके अंदर तुम लोगों ने ओ लेवल से पढ़ा हुआ था कि अनलाइक करंट्स रिपेल ईच अदर। सो रिपल्शन को अगर आपको डायग्राम पे शो करना हो देन दिस इज हाउ द अरेंजमेंट कैन बी शोन।
So in the third case, unlike currents repel, so this is how the diagrammatic arrangement can be constructed. ओके सो ये तो काम आपका ओ लेवल्स वाला था जो आपको इस वाली स्लाइड पे अभी तक नजर आ रहा है। अब इसके अंदर जो ए टूज में एक्सटेंशन है, इसी की एक्सटेंशन दैट इज टेकन केयर ऑफ इन द नेक्स्ट हेडिंग। सो नेक्स्ट वाली हेडिंग के अंदर इफ यू रीड इट, तो डायग्राम का पैटर्न ये तो आपने ओ लेवल्स में बना लिया था, और अब जो आपको डायग्राम के ऊपर नजर आ रहा है जो मैंने नेक्स्ट वाली वर्डिंग लिखी है, दैट इज बेसिकली हाउ कैन वी कैलकुलेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्लैश फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द टू वायर्स। ठीक है, सो ओ लेवल्स में किया था कि वायर्स पे फोर्स लगता है, लाइक करंट्स में अट्रैक्टिव फोर्स होता है, अनलाइक करंट्स में रिपल्सिव फोर्स होता है। ए टूज में एक्सटेंशन ये है कि हाउ कैन वी कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स, बी इट ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द टू वायर्स। अच्छा, फोर्स का फॉर्मूला नॉट दैट कि हमेशा, बट क्वाइट ऑफन मैंने देखा है कि वो एग्जाम से दे देते हैं, तो शायद ये इतना रेलिवेंट नहीं है कि आप लर्न करके जाएं, बट नंदलेस अक्सर दे देते हैं, हमेशा नहीं देते। तो एक नजर आपको कम से कम ब्रीफली इसके सिंबल्स वगैरह का आइडिया होना भी चाहिए। पहले जरा फॉर्मूला देख लें और मैं इंडिविजुअल सिंबल्स को हाईलाइट भी कर दूं। सो अगेन, I1 and I2 refers to the current in the two wires. L refers to the common length of the wire. I'll move on to the term common in a minute. D again refers to the distance between the two wires, and mu naught once again is the constant, that is permeability. So the original formula is the one which I'm labeling as number 1. And again, if you are interested कि आपको अगर mu naught की वैल्यू को प्लग इन करना हो तो प्लीज प्लग इन करके देख लीजिएगा, तो आपका फॉर्मूला सिंप्लीफाई होके ये बन जाएगा। ठीक है, तो अगर आप mu naught लगा देते हो तो then you'll end up getting the simplified version which is denoted as formula number 2। कोई भी एक लर्न कर लेना जो भी आपको सूट करता है ना। बट एज ए सेट ये फिर भी एग्जाम्स में कभी कभी दे देते हैं, मोर ऑफन देन नॉट ये दिया हुआ होता है, बट फिर भी एक नजर लर्न कर लीजिएगा। अब सिंबल जरा देख लें। सो I1 and I2 are the two currents in the wires. So I1, I2 refers to the currents. D represents the distance between the wires, and L represents the common length. So common length का क्या मतलब है? You know, in case अगर सपोज करें एक वायर की लेंथ आपको दी हुई होती 5 मीटर्स, एक बड़ा वायर होता और एक छोटा वायर होता जैसे मैंने बनाया है, और दूसरा वाला वायर अगर आपका 3 मीटर्स होता है ना, तो जाहिर है कॉमन लेंथ आपकी 3 बन जाएगी। सही है ना, बिकॉज द कॉमन लेंथ रिफर्स टू द लेंथ विच इज कॉमन टू बोथ। तो मेरा ख्याल है इस तरह से लर्न करना सेंसिबल है कि जितना भी ओवरलैपिंग पोर्शन होगा ना, जितना भी ओवरलैपिंग पोर्शन होगा, बाय ओवरलैपिंग आई मीन के जो कॉमन टू बोथ होगा, द लेंथ विल बी टेकन एज द लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर पोर्शन, है ना। सो अगर एक 5 है और एक 3 है तो फिर गो विथ 3, एज इन द 3 इज द कॉमन लेंथ। लेकिन जाहिर है अगर दोनों आइडेंटिकल लेंथ्स के हों तब तो कोई मसला नहीं है। सिर्फ बोथ ऑफ देम आर ऑफ द सेम लेंथ, तब तो आपको डिस्टिंग्विश करने की जरूरत नहीं है। सो L refers to the length which is common to both the wires. So if they are identical in length, तब तो कोई issue नहीं है. But if they are non-identical, then L represents the length which is common to both the wires. ठीक है, ये भी फोर्स का फॉर्मूला कर लिया, थोड़ा सा और आगे प्रोसीड करता हूँ। एक सेकंड देना यार। सो अब आज वाली क्लास में हमने पहले हॉल प्रोब का
ग्राफ देखा, ठीक है, और उसमें मैंने ये कहा था कि जिस तरह मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ वेरी करेगी, हॉल वोल्टेज भी वैसे ही वेरी करेगा. So the graph should be very much similar to the way the magnetic field strength varies. Secondly, हमने देखा कि if you rotate a Hall probe in a magnetic field from 0, let's say, to 180, then the reading should change from maximum to 0 and then negative maximum, उसकी justification. इसके बाद हमने देखा कि how can we calculate force on a current carrying conductor when placed in a magnetic field. उसके ग्राफ्स देखे, ये चेक किया फोर्स कब मैक्सिमम होगा, कब जीरो होगा, कब रेजोल्यूशन चाहिए होगी, और ये भी जज कर लिया कि द डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स कैन बी वर्कड आउट यूजिंग द अर्लियर थ्योरी ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. इसके बाद हमने देखा कि वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, सो ऑन एंड सो फॉर्थ. उसमें ग्रिप रूल भी क्विकली डिस्कस कर लिया. फिर ये देखा कि फील्ड की स्ट्रेंथ निकालने का क्या फॉर्मूला होता है. सो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पे अब नजर आ रहा है. मैंने आपको कहा था दोनों में से कोई भी एक लर्न कर लेना. द फर्स्ट वन इज द ओरिजिनल फॉर्मूला जो मैंने ग्रीन कलर से सर्कल किया है, एंड द सेकंड वन इज अ सिंप्लीफाइड वर्जन जो मैंने पिंक कलर से किया हुआ है. इसके बाद हमने देखा कि इफ देयर आर टू वायर्स कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन और इन ऑपोजिट डायरेक्शन तो इनकी फील्ड्स कैसे बनती हैं. और अब तक ये देखा है कि अगर आपको फोर्स कैलकुलेट करना हो, बी इट ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, तो फोर्स को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है. अब इसी को थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू करते हैं. तो नेक्स्ट वाली वर्किंग, हाउ कैन वी कंस्ट्रक्ट ग्राफ, सॉरी इसको येलो ही कर दो. तो हाउ कैन वी स्केच अ ग्राफ to show how the magnitude of force changes with time if both wires are carrying a direct current. तो अगर दोनों वायर्स में डायरेक्ट करंट है तो जो फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन या रिपल्शन whatever, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू वुड ऑल अप्रिशिएट कि डायरेक्ट करंट का मतलब है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट. If both wires are carrying direct current, then the graph of current in each wire, since it is direct current, you should expect the graph to be a horizontal line. Current के graphs direct current की वजह से just a flat horizontal line. Now, based on the formula, you would all appreciate that the formula is implicating कि जो force का graph मुझे बनाना है, look what the relationship claims. The relationship implies that force is directly proportional to the product of the two currents, I1 into I2. Yeah, so based on the formula जो मैंने ऊपर लिखा हुआ था, it can be established that force is directly proportional to the product of the two currents, I1 into I2. So यार अगर currents आपके पास constant है ना, तो अगर आप दो constant values को multiply करोगे, तो जाहिर है आपके पास जो force का result आएगा, that will be also a constant value, but of a larger magnitude. So for direct currents, we can safely say that the wires are going to experience a constant force. ठीक है, तो as long as the wires carry direct current, without a doubt, we can safely say that the wires are going to experience a constant force of attraction or repulsion, whatever. इसके साथ में लिख देता हूँ constant force. अच्छा, like currents होंगे तो attraction हो रहा होगा, unlike currents होंगे तो repulsion हो रहा होगा. But nonetheless, the magnitude of the attractive force or the repulsive force will remain constant so long as both wires are carrying direct currents. However, extending this idea further, अगर दोनों वायर्स में ऑल्टरनेटिंग करंट हो, so if both wires are carrying AC currents ना,
तो फिर आपके पास क्या स्टेटस बनेगा? पहले मैं ऑल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ बना दूंगा। तो करंट का ग्राफ अगर आपने देख लिया और आपको समझ में आ गया ना, तो फिर फोर्स का ग्राफ भी मेरा ख्याल है आप समझ लोगे। पहले मैं करंट का ग्राफ बना दूं। So assuming if the two wires are carrying alternating currents, then this is how the graph of alternating current would look like. पहले करंट का ग्राफ बना लूं। So the first wire carries an alternating current. The second wire also carries an alternating current. एक सेकेंड रुकिएगा। So in case if you are interested in seeing कि यार फोर्स का ग्राफ किस तरह का बनेगा फॉर टू वायर्स बोथ कैरिंग ऑल्टरनेटिंग करंट्स, तो आई थिंक यहाँ पर आपको थोड़ा सा सोच के जजमेंट ऐसे करनी चाहिए कि सिंस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1 I2 as mentioned earlier. In case if you are interested in me writing down the same formula once again, I'll do that. इसी बहाने आपको याद भी हो जाएगा। फॉर्मूला ये था, और फाइनल रिजल्ट यही था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1 टाइम्स I2। बेसिकली मुझे दोनों करंट्स का प्रोडक्ट निकालना है। नाउ इन केस इफ यू आर वंडरिंग कि प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, तो आई थिंक आप अग्री करेंगे कि जब दोनों की जीरो वैल्यूज है ना, तो जाहिर है आपका प्रोडक्ट का आंसर भी जीरो आएगा। मैंने एक पॉइंट तो पहले से आपके लिए मार्क करके रखा हुआ है। So both currents are zero, so the final product is also going to be zero. अब आगे प्रोसीड करते हैं। अच्छा, डिफरेंट कलर से मार्क कर रहा हूँ। When both currents are going to be at their positive peak, the red dots, when both currents are going to be at their positive peak, then the force which is a product of the two currents, ये भी अपनी highest peak पर होगा। सही? अच्छा, then the third point shown with the green color, जब दोनों currents जीरो पर आ जाएंगे, the green dots, so the product also zero. Okay, इसके बाद the blue dot, both currents are in negative, offering a maximum value. So two negative values, when multiplied together, the product I1 into I2 will be a maximum positive value. Say, you know, two negative currents, when multiplied together, so the product I1 into I2 will fetch a maximum positive value. So blue wala dot ऊपर आ जाएगा. And the final dot, again the mustard color dot, zero and zero. So the final graph will be zero. तो अगर करंट ऑल्टरनेटिंग है, तो फिर आपको जरा सा सोचना पड़ेगा बेस्ड ऑन द फॉर्मूला कि क्या रिजल्ट बना है। अब एक्चुअली मल्टीप्लाइड द टू करंट्स विद ईच अदर, सो पॉजिटिव मैक्सिमम था ना जब, तो रिजल्ट भी पॉजिटिव मैक्सिमम आया था। एंड व्हेन बोथ द करंट्स वर इन नेगेटिव ऑफरिंग मैक्सिमम, तो आंसर दोबारा पॉजिटिव मैक्सिमम हो गया था। So this is how the shape would look like in the exams. If they ask you to describe the shape, तो ऊपर तो आपने कोई डिस्क्रिप्शन नहीं लिखी थी। देखें प्लीज मैंने क्या लिखा था। देयर वाज हार्डली एनी डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड। बस मैंने ये लिखा था कांस्टेंट फोर्स है ना। लेकिन अब जो ग्राफ बना हुआ है ना, अगर आप कंपेयर करेंगे, तो श्योरली इसकी डिस्क्रिप्शन एक तो चाहिए होगी, और काफी फ्रीक्वेंटली पूछते हैं। सो ओरिजिनल डायग्राम में जो मैंने पिंक से हाईलाइट किया है ना, उसमें तो फोर्स कांस्टेंट है, सो देयर वाज नो डिस्क्रिप्शन नीडेड। इसके अंदर जरा प्रॉपर वर्डिंग्स चाहिए होंगी।
इसका आंसर किस तरह से लिखते हैं वो देख लीजिएगा, मैंने आंसर की डिस्क्रिप्शन नीचे दी हुई है, चेक कीजिएगा, मैं लिख दूं। हराया ने पूछा है द एम्पलीट्यूड वुड बी ग्रेटर देन द करंट एम्पलीट्यूड, राइट? सो ओके यार, देखो रायन, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ग्रेटर होगा। आई टेल यू व्हाई। इमेजिन इफ ईच करंट इज ऑफ 0.5 एम्पेयर्स, ठीक है? मैं सिर्फ जानबूझ के तुम्हें ऐसे नंबर्स दे रहा हूं जो तुम्हारी बात को कॉन्ट्रोडिक्ट करें। सो योर स्टेटमेंट में बी करेक्ट एट सम टाइम बट नॉट ऑलवेज। 0.5 और 0.5 को मल्टीप्लाई करोगे ना, तो तुम्हारा प्रोडक्ट वर्कआउट करके आएगा 0.35, सॉरी 0.25, है ना रायन? 0.5 टाइम्स 0.5, द प्रोडक्ट इज नॉट गोइंग टू बी लार्जर बट रादर 0.25 आएगा ना, सो स्मॉलर होगा। सो फिर आपके पास फोर्स वाला जो ग्राफ बनेगा ना, वो आपके पास स्मॉलर हाइट का होगा। सही है? सो यस, इट मे बी हायर but doesn't have to be higher. That will depend on the magnitude of the current. Na? So let's put it this way. अगर करंट 1 से बड़ा होगा ना रायन, तो डेफिनेटली फोर्स के ग्राफ की हाइट भी ज्यादा होगी। बट अगर करंट 1 से स्मॉलर होगा, 0.5 और समथिंग लाइक दैट, तो फिर फोर्स वाले की हाइट और भी छोटी हो जाएगी। सही? एनीवेज, तो एज आई वाज सेइंग कि फोर्स की डिस्क्रिप्शन कैसे देंगे, यार ये डिस्क्रिप्शन नीचे लिखी है, जरा प्लीज वर्डिंग्स को देख लो। ये रीड करो जरा पूरा, हो सके तो उसको लर्न भी कर लेना। So the first statement is pretty obvious. Na? For DC current, wires experience a constant force. For AC current, आप रीड करें और डायग्राम के साथ मैच कर लें। और alternating current, the force varies twice. इस पर आंसर देते हैं। Between maximum and zero, the force varies twice. Between maximum and zero for one complete cycle of current. Check करना. For one complete cycle of current, for one complete cycle of current, the force varies twice. The force varies twice between maximum and zero. ठीक है? तो आंसर में सिर्फ इतना काफी नहीं है कि फोर्स वेरी करेगा, बल्कि रादर द फोर्स वेरीज ट्वाइस बिटवीन मैक्सिमम एंड जीरो फॉर वन कंप्लीट साइकिल ऑफ करंट, है ना? आई थिंक इन टर्म्स ऑफ ऑब्जर्वेशन इफ दे आस्क यू, बेटा इफ द फोर्स इज वेरिंग, कभी ज्यादा कभी कम, तो आई एम श्योर यू वुड एग्री कि वाइब्रेशन होनी चाहिए, है जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। आगे देखो क्या लिखा है, therefore we can observe the wires to vibrate, है ना? इन केस यू आर वंडरिंग कि वाइब्रेट क्यों लिखा है, तो बेटा फोर्स अगर वेरी करता है, कभी ज्यादा कभी कम, कभी मैक्सिमम कभी जीरो, ज्यादा फोर्स लगेगा तो वायर विल कम वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर, है ना? कम फोर्स लगेगा तो जाहिर है दे विल नॉट बी वेरी क्लोज टू ईच अदर। सो द फोर्स कीप्स ऑन चेंजिंग एवरी इंस्टेंट बाय इंस्टेंट, देन प्रैक्टिकली यू वुड सी द वायर्स वाइब्रेटिंग। तो इसीलिए मैंने वर्डिंग में लिखा हुआ है कि वी कैन ऑब्जर्व द वायर्स टू वाइब्रेट कंटिन्यूअसली व्हेन दे कैरी ऑल्टरनेटिंग करंट। सही? अब एक लास्ट चीज कराकर फिर कंप्लीट कर देता हूँ। सो फिर नेक्स्ट वाली क्लास में इसके क्वेश्चंस करा दूंगा। एक फाइनल वर्किंग ये है कि imagine if there are two wires labeled as A and B. So wire A carries a current of 5 amperes direct current. मैं डायग्राम पे शो भी कर देता हूँ। Wire A carries a current of 5 amperes. Wire B carries a current of 3 amperes, also direct current. ठीक है? The question says they are placed close together, so they experience the force of attraction as shown. चेक करो मेरे वायर्स को बेटा, अट्रैक्शन की वजह से आपको डायग्राम पे नजर आ रहा होगा। आई हैव शोन दैट द वायर्स आर एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना? सो दे हैव मूव्ड क्लोज टुगेदर बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सी, क्वेश्चन इज आस्किंग यू
which wire, A or B, experiences greater force? तो दोनों में से किस पे ज्यादा फोर्स लगेगा? One wire A carries a current of 5 amperes. The other wire B carries a current of 3 amperes. एक में ज्यादा करंट है, एक में कम है. So which wire A or B experiences a greater force? Okay, before I look at Hussein's answer, Hussein ने 5 ampere लिखा है ना? Just go back to the formula and let me highlight this. So look at the formula to recognize that force does not depend on any one current. Rather, Hussein, force depends on, force is proportional to I1 into I2. So force is directly proportional to the product of both the currents, which means if the force is dependent on not one current, rather if force is dependent on the product of two currents, उसकी बेसिस पे आंसर ये बनेगा जो मैंने लिखा हुआ है. अब मैंने आंसर में दो ऑप्शंस लिखे हैं जो भी आपको सूट करे. तो पहले बेस्ड ऑन द फॉर्मूला माय वर्डिंग इज since force is directly proportional to I1 into I2, that is, force is proportional to the product of the two currents. थोड़ा सा zoom in कर दूंगा. Force is proportional to the product of the two currents. Therefore, both wires should experience the same force irrespective of the current in each wire. See, so based on the formula, force doesn't depend on one current, rather force is proportional to the product of the two currents. Hence, both wires will experience the same force irrespective of the amount of current in each wire. See, तो एक तो ये हो गया जो अरीज ने भी लिखा हुआ था. और इसी आंसर को आप सिंप्लीफाइड वर्जन में एएस या ओ लेवल्स की बेसिस पे बेस्ड ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ भी आंसर दे सकते थे. सो फॉर दोज ऑफ यू हु हैव फॉरगॉटन न्यूटन्स थर्ड लॉ, सो एएस में ऐसे लिखते थे न्यूटन्स थर्ड लॉ, एफ ए इज इक्वल टू माइनस एफ बी. और अगर मतलब भूल गए हो ना तो मैं क्विकली रिपीट कर दूं. तो एफ ए इज इक्वल टू माइनस एफ बी का मतलब था द फोर्स विच ए अप्लाइज ऑन बी, the force which A applies on B is equal and opposite to the force which B applies on A. तो वायर की टर्म्स में बेस्ड ऑन थर्ड लॉ मैं ऐसे कह सकता हूँ कि since every action has an equal and opposite reaction, that means the force which wire A applies on B must be equal and opposite to the force which wire B applies on wire A. FA is equal to minus FB. So even based on Newton's third law, the force which one wire exerts on the other must be equal to the force which the other wire exerts on the first one. इसकी basis पे भी हमारा final conclusion will be hence both wires will experience the same amount of force. ठीक है, so या third law की terms में बता सकते हैं या फिर जो force का formula था उसकी terms में suggest कर सकते हैं. चलो guys, take care. खुदा हाफिज for today. अल्लाह हाफिज यार.